आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों में आंसू बह रहे थे। पापा के शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रहे थे। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और पापा को खूनी नजरों से देखा। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हरा दोगे। तुम बाप नहीं, कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। पापा, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। पापा हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफी मांग रहा था। वह भी रो रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। उसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी की आने की आहट हुई। लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता हुआ था। एक कह रहा था, रमेश जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम अंदर घुस जाएंगे। मैंने नफरत भरी नजरें दरवाजे पर डाली। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, पापा बस बार बार यही शब्द दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा पापी बाप हूँ। फिर पापा मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल व सूरत से ही बदमाश लग रहे थे। उन्होंने हवस भरी नजरों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे पापा रोते जा रहे थे और ढेर हो गए थे। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नजरें मुझे अपने चेहरे पर गड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरे पापा एक जुआरी था। उसे जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुका था और जो बचा था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी मम्मी को पापा की यही आदत को दिल से लगाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठे की मालकिन नैना ने एक लड़के को बुलवाया और उससे कहा, रामलाल, इसे लड़कियों वाले कमरे में लेकर जाओ। आज से ये लड़की यहीं रहेगी। नैना बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 6-7 लड़कियाँ पहले से ही थी जो स्टॉक नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियां मुझे अजीब से नजरों से देख रही थी। उनकी नजरों में मेरे लिए तरस एक रत्ती भर महसूस नहीं हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू होता है, इसलिए तुम भी रोना धोना बंद कर दो और सब्र से काम लो। उसकी बात अच्छी थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठे पर मुझे दे धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वह जितनी भी लड़कियां थीं सब दे धंधा किया करती थी। कुछ ही देर हुई तो रामलाल आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि रामलाल ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो रामलाल और नैना उन्हें सब लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वह उसी के साथ ग्राहक रात अपनी रंगीन रातें बिताएगा। ये सुनकर तो मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। दे धंधा के बारे में सोच सोच कर तो मुझे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था, पर यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे। इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी। रात हुई तो रामलाल कमरे में आया और एक लड़की का नाम बुलाया। रीना नाम की लड़की रामलाल के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी रामलाल दोबारा आएगा और नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वह मेरा नाम ही बुलाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब रामलाल आता और नाम बुलाता तो वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इसी तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गईं और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई थी कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोच कर ही मेरी आत्मा कांप रही थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। मैंने भगवान की कृपा की, उसने मेरी लाज बचा ली और मैंने भगवान के तरफ खास ध्यान दे दिया था। और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई।
सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 बजे का टाइम था जब रामलाल ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया, पता नहीं क्यों। शाम हुई तो नैना कमरे में आई और बड़े भारी आवाज में पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया। तो नैना मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी रकम देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत खराबी के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। नैना ने मुझे घूरती नज़रों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियाँ भी इज्जतदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। रामलाल तुम्हें नया सूट दिलाएगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को ही अच्छे से तैयार होने की कहकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, अपनी किस्मत कोसने लगी। रामलाल ने मुझे एक नया जोड़ा ड्रेस लाकर दिया था। जैसे ही मैंने उसे कपड़े को पहन लिया तो मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की नैना की बात नहीं मानती वह उसे कोड़े से मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये सच था, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं, मैं उनमें से सबसे ज़्यादा छोटी और स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियाँ मुझे बड़े अजीब नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। रामलाल हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़की का नाम बुलाता और वह उसके साथ चली जाती। नैना की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास ग्राहक आ रहा है। उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद हैं। शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। टाइम बीतता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। आखिरकार मैं रह गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन रामलाल बुलाने न आया। सुबह हुई तो मैंने भगवान की कृपा की। उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरह से तो अच्छा ही था, बस मेरे दिमाग में ये सोच आ गई थी कि मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत थी और खूबसूरती के लिए मशहूर भी थी। मेरी सारी दोस्त मुझसे चिढ़ा करती थी और देखती रहती थी, क्योंकि मेरा बाप जो जुआरी था, शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। शायद मेरे पापा के बुरे लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते थे और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताती थी कि उनके पिताजी ने उनकी शादी करवाई थी, क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे ही थे। वह भी जुआ खेलते थे। उन्होंने अपने पैसों की कमी की वजह से उन्होंने मेरे पापा के साथ मम्मी की शादी करवा दी थी। मेरे पापा तो पहले बार बार जुए में भारी रकम जीतकर घर आता था। मम्मी कहती थी कि रिया के पापा जुआ खेलना छोड़ दीजिए, ये बहुत गंदी बात है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर उससे हमारी इज्जत भी फर्क पड़ेगा। और अब वही हो रहा था। मम्मी कहती थी कि तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें पापा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वह मम्मी को डांट कर चुप करवा देता था। अगर ज़्यादा लड़ाई भी होती तो मारता भी था। मेरे पापा कमाता नहीं था, दिन रात भूखे पेट की वजह से मेरी मम्मी अब घरों में बर्तन मांजने लगी थी। मम्मी की तनख्वाह ले आती तो मम्मी के कुछ पैसे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था। पापा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आता था और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन पापा घर आया और वे रोते हुए कहने लगा कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक दिन पापा ने मुझ पर बहुत बड़ी ज्यादती कर दी थी। फिर वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था। जब उसने मुझे जुए में दाव पर लगा ही दिया तो उसे उसी टाइम ही सोचना चाहिए था। अब तो माफ़ी की कोई गुंजाइश ही ख़त्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफ़रत थी
ऐसी जिंदगी से तो अच्छा था मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। कम से कम इज्जत से मौत तो आएगी। वहां से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। नैना ने कोठे के गेट पर 2 गार्ड रखे हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते पूरी रात बिता देती थी और फिर सुबह ही सोती थी। सब लड़कियां भी हैरान थी, 1 हफ्ता बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपने साथी लड़की से मेरे बारे में भी बात करना शुरू कर दी थी। मैं चुप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी पापा मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों उसने मुझे जुए में हार गया है वह मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे नैना से बात करनी चाहिए। मैं उसकी मिन्नतें करूंगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके उसके पैसे उतार दूंगी। उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन नैना किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी, क्या मैं तुझे बेवकूफ़ दिखती हूँ जो तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई थी, भगवान से मदद मांगी थी कि वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो रामलाल मुझे तरसती नज़रों से देखता था, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गईं, तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा था शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुंची, लेकिन मुझे नैना तो कहीं नहीं दिखी। लेकिन रामलाल के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। उसका नाम सत्यनारायण था। वह पहले मोहल्ले में उसका बड़ा नाम मशहूर था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। वह शादीशुदा और एक जवान बेटी और बेटों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी शराफत की पोल खुल गई थी। रामलाल उसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था, कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कहीं वो मेरे साथ रात बिताने की हामी ना भर ले। वह मुझे जानता था, मैं रमेश की बेटी हूँ और मेरा बाप एक जुआरी है। जब आधा घंटा बीत गया और रामलाल मुझे बुलाने न आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं रामलाल ने सत्यनारायण अंकल से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर सत्यनारायण ने क्या कहा था। अगले दिन जब रामलाल मिला, मैंने उससे पूछ लिया। कहने लगा, तुम पूछकर क्या करोगी? और वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम उस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में हार कर गया था। जुआ जीतने वालों ने तुमको यहाँ बेच गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की भी नहीं थी, इसलिए वह वापस चला गया था। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताया। रामलाल ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर रह गई। रामलाल की आंखों में न जाने क्या था। उसने मुझे डरा कर ही रख दिया था। उसका कहना था बस कुछ दिन इंतजार कर लो। मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रहती थी, कुछ समझ नहीं आ सकी। मुझे रामलाल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वो मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी हैंडसम और लंबे कद का नौजवान था। दिन बीतते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी तक बिल्कुल सुरक्षित थी और सही सलामत थी। नैना ने भी 2 बार मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा था। मेरे दिमाग में शक बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे कुरेदने की कोशिश करती थीं कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल आई थी। बरामदे में जब रामलाल और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। रामलाल के हाथ में मोबाइल था और वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ और कह रहा था। आदमी के चेहरे के असर बदलते जा रहे थे। मैंने उस आदमी को ये कहते हुए सुना, नहीं नहीं भाई नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखा देना। इतना कहते हुए वह आदमी चला गया था। फिर वहाँ पर नैना आ गई थी और रामलाल से पूछने लगी, हाँ भाई रामलाल, ग्राहक को नई नई लड़कियाँ पसंद आई कि नहीं? रामलाल ने कहा कि नहीं आंटी, उसके पास पैसे कम थे और वह थोड़े पैसों में लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। रामलाल के झूठ पर मैं हैरान रह गई। नैना कहने लगी, तुमने ठीक ही किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगी।
तो वह उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। नैना की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। ऐसे लगा मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं, लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। कमरे में लौट गई। मैं रामलाल से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल दिया था। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन नैना रामलाल के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीत गई और मैं रामलाल से बात ना कर सकी। मुझे रामलाल के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी को भी उस कमरे से जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए काफ़ी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन नैना अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे रामलाल आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही रामलाल बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर नैना ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं अपना गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी और मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊंगी, मगर ये मेरी दिमागी ख्याल थी। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ चली गई, तो मैं भी उस कोठे में से भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकलने के खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी और मेरा नाम लेकर कह रहा था, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना नैना का दिल मोम ना कर सका। रामलाल ने मुझे लेने के लिए आ गया। कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो रिया, जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना और आ जाओ। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते दिल और कांपते बदन के साथ कमरे में घुसी। वह जो कोई भी था दरवाजे के तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वह तो मेरे पड़ोस में सत्यनारायण अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया था, साहिल। वह मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, हाँ रिया, मेरे रामलाल से बात हो गई है। नैना सो जाए, फिर वह तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। दिल हजारों सवाल कर रहा था। उसे मैं देखती रह गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, पहले हम यहाँ से निकल चलें, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के बारे में सोचकर मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। करीब करीब 1 घंटे के बाद रामलाल कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। रामलाल ने बताया, नैना सो गई है, एक गार्ड बाथरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगा लेता हूँ, तुम रिया को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। रामलाल ने उसे बातों में लगाया और मैं साहिल के साथ निकल गई। वह सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो और नई आज़ादी। मैं सारी बात भी जानने के लिए बेताब थी और बेचैन थी। तभी साहिल ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। अंकल की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे उस्काने पर उन्होंने बताया कि वे तुम्हें जुए में हार चुके हैं और वे दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। रिया, मैं तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे मौका मिल गया तो उसने फ़ोन कर दिया। रामलाल ने नैना के चाय में नशे की दवाई मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड की समस्या थी तो एक गार्ड इत्तेफाक से बाथरूम में गया था और दूसरे को रामलाल ने बातों में लगा लिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्जाम रामलाल पर भी नहीं आएगा और मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एक साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? साहिल की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैंने भगवान की कृपा की थी। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी।
मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वह साहिल की वजह से और रामलाल की वजह से। उसका सिला मैं तो रामलाल को नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ तो भगवान थे। सुबह होते ही मैं साहिल के साथ सत्यनारायण अंकल के घर पहुंच गई और सत्यनारायण अंकल को तो सब कुछ पता था। उन्होंने अपनी माँ को बता दिया। सत्यनारायण की पत्नी यानी साहिल की माँ भी शादी पर राजी हो गई और उसी शाम हमारी शादी बड़ी साधारण तरीके से हो गया। मेरे शादी में मेरे पिताजी भी आए थे। अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और मुझसे बहुत शर्मिंदा थे। वे बार बार मुझसे माफ़िया मांग रहे थे। आखिरकार मैंने पापा को माफ़ कर दिया और मेरे पापा और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं अपनी अगली कहानी में। जब तक के लिए सबको धन्यवाद। बाय बाय।